जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 1 के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज में ऐसी कहानियां हैं जो कि सच्ची घटना पे आधारित है और हर एक कहानी देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के एपिसोड का नाम है दे मीड अ टॉनिक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक कहानी देखते हैं जहाँ पे फैमिली की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। दोस्तों, इस दुनिया में आप चाहे किसी से भी दोस्ती कर लें, फैमिली से बड़ा रिलेशनशिप किसी के साथ भी नहीं बन सकता। सन 1836 में सारा नाम की एक औरत थी जो कि न्यू हेवन में रहा करती थी। उसकी एक नीस थी मैरी, जिसे उसने अपने पास रहने के लिए बुला लिया था क्योंकि मैरी के माता पिता की हाल ही में मौत हो गई थी। सारा और मैरी एक दूसरे की फैमिली बन गए थे और उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफी अच्छी लगती थी। जैसे ही साल बीतते गए वो दोनों इनसेपरेबल हो गईं। लेकिन एक सुबह जब वो दोनों सिलाई का काम कर रही थी तो अचानक मैरी जमीन पे गिर गई। सारा ने बात पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर उसे क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसे लगा कि शायद कमजोरी के कारण वो फेंट हो गई होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे कुछ बीमारी हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैरी ने अपना दम तोड़ दिया और अगले दिन उसे जमीन में गाड़ दिया गया। उसी रात को सारा को एक नाइटमेयर आया जहां उसने मैरी की आवाज सुनी और देखा कि वो ग्रेव के अंदर जिंदा है और मदद के लिए चिल्ला रही है। सारा की जब आंखें खुली तो उसने उस सपने को सच मान लिया और अगले दिन उसने चर्च के लोगों से वापस से उसकी ग्रेव खुदवाई और जो वहां पे उन लोगों ने देखा उससे वो चौंक गए। उसके कॉफिन के ऊपर उसके नाखूनों के निशान थे और उसकी उंगलियां टूट गई थी और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला हुआ था, जिससे ये साबित हो गया कि वो कॉफिन के अंदर जिंदा थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, इस घटना के बाद डॉक्टर काफी सतर्क हो गए और वो लाइफ और डेथ के बारे में रिसर्च करने लगे। उन्हें लगने लगा कि जो भी मरने वाला होता है उन्हें वो लोग जिंदा कर सकते हैं और कुछ लोगों का ये मानना था कि ये डेविल उनसे करवाता है। दवाइयों से लोगों की सफरिंग और दर्द मिटाई जा सकती थी, लेकिन मरना और जीना तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है। उसे दुनिया को कोई भी डॉक्टर रोक नहीं सकता। सन 1883 में जॉर्ज ब्राउन ने भी अपने आप से यही सवाल पूछा था। जॉर्ज एक फार्मर था और उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। उसकी बीवी की एक बीमारी के कारण पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी बड़ी बेटी मैरी भी उसी बीमारी से जूझ रही थी। जॉर्ज की बेटी हमेशा खांसा करती थी और उसके मुंह से खून निकला करता था। जॉर्ज ने अपने डॉक्टर दोस्त को भी बुलाया था जो पता नहीं लगा पाया था कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। जॉर्ज ने लाखों कोशिश करी अपनी बेटी की जान बचाने की, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बेटी बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकती। दोस्तों, उस जमाने में वो बीमारी इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि 4 में से 1 लोग को वो हो ही जाती थी। कुछ दिनों बाद उसकी बड़ी बेटी मैरी भी मर गई और धीरे धीरे अपने परिवार को खोता हुआ देख के वो काफी चिंतित हो गया। अब उसके 2 बच्चे एडविन और उसकी बेटी जिंदा थी। 9 सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जब एडविन जिंदा हुआ तो उसकी शादी कराई गई और अचानक एक दिन फार्म में जब वो अपने पिता के साथ काम कर रहा था तो अचानक उसे खांसी होने लगी। उसके मुंह से खून भी आया जिसे उसने रुमाल से पोंछ लिया और जब उसके पिता ने उसका रुमाल देखा तो वो काफी डर गया। उसे पता लग गया कि उसे भी वही बीमारी हो गई है जो कि उसकी बीवी और बेटी को हुई थी। कुछ दिनों बाद जब एडविन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि वो दोनों कोलोराडो चले जाएं, जहाँ के डॉक्टर्स काफी अच्छे हैं जो कि उसका इलाज अच्छे से करेंगे। एडविन ने कहा कि फार्म में उनकी मदद कौन करेगा, तो उसकी बहन वहाँ पे आई और उसने कहा कि अपने पिता की मदद वो करेगी। ये सुन के एडविन अपनी बीवी को लेके इलाज करवाने के लिए कोलोराडो चला जाता है, लेकिन जॉर्ज की किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी छोटी बेटी को भी वो प्लेग लग गया था। उसकी बेटी ने उस चीज से फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन उसने भी अपना दम तोड़ दिया। इससे जॉर्ज काफी सदमे में आ गया था क्योंकि अब उसका सिर्फ बेटा और बहू ही बचे थे। दोस्तों, लेट 90s में जब कोई मरता था तो लोग उसे मरा हुआ नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि शायद वो इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा और इसीलिए सब लोग किसी को गाड़ने में काफी घबराते थे। दोस्तों, यहीं से बर्थ हुआ मॉर्चरीज का, जहाँ पे घंटों तक डेड बॉडीज को रखा जाता था ये देखने के लिए कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। जब ये साबित हो जाता था कि वो जिंदा नहीं हो रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर बरियल दे दिया जाता था। कई सारी कंपनी सेफ्टी कॉफिन्स बनाने लगी, जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे कॉफिन का इजाद किया जिसके ऊपर से बेल लगी हुई थी और उस बेल के धागे को मृत शरीर के अंगूठों पे बांध दिया जाता था ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो बेल बजने लगे और वो लोग वापस उसकी ग्रेव खोद के उसे वापस निकाल सके। कई दिनों बाद एडविन अपने पिता जॉर्ज के पास वापस आया और वो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। कुछ दिनों वहाँ पे रहने के बाद अचानक उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो बेड से उठ तक नहीं पा रहा था। एक दिन जॉर्ज के घर में रोज नाम का एक आदमी आया जिसने अपनी बेटी को ठीक कर दिया था। उसने जॉर्ज से कहा कि उसने तरीका निकाल लिया है लोगों को ठीक करने का और अगर वो चाहे तो वो उसके लिए भी वो तरीका बता सकता है। जॉर्ज ने पूछा कि आखिर वो कौन सा तरीका है, तो उसने बताया कि ये सब जो भी हो रहा है वो सब डीमन का किया धरा है जो कि लोगों की सोल चुरा के ले जा रहा है। उसने खुद अपनी बीवी और अपने बेटे को खोया है, लेकिन उसने अपनी बेटी को एक तरीके से जिंदा बचा लिया है। उसने अपने बेटे और बीवी की डेड बॉडीज को खोदा और देखा कि उनकी डेड बॉडीज सड़ गई हैं या नहीं। उसकी बीवी को मरे हुए काफी महीने हो गए थे, लेकिन उसकी डेड बॉडी बिल्कुल वैसी ही थी और इससे उसे पता चल गया कि वो डीमन से पोजेस हो चुकी थी। उसने उसका हार्ट निकाला और उसे जला दिया, जिसके बाद वो डीमन उनका पीछा छोड़ के चला गया और उसकी बेटी आज बिल्कुल सही सलामत है। जॉर्ज का जो डॉक्टर दोस्त होता है वो उससे कहता है कि ये सारी बातें बेतुकी हैं और ये सुन के जॉर्ज उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। जॉर्ज की बहू ये सारी बातें सुन लेती
है और वो उससे कहती है कि उन्हें ये तरीका अपनाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने दवाई करके देख ली और उसका पति उससे ठीक नहीं हुआ है, तो क्या पता इस तरीके से वो ठीक हो जाए। दोस्तों उस जमाने में लोग इतने अंधविश्वासी हो गए थे कि वो इस बात को मानने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि शायद किसी डीमन का साया उनके परिवार पर है। जर्मनी के एक रिसर्चर ने ये पता लगाया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कहना था कि कुछ महीने के बाद भी हार्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है, लेकिन लोगों ने उसके साइंस और अपने सुपरस्टिशन को जोड़ दिया, जिससे उन्हें लगा कि अगर डेड बॉडी के हार्ट में खून बचा हुआ है तो उसके अंदर डेविल का वास है। जॉर्ज को अपने बेटे को बचाना था, इसीलिए वो तरीका अपनाने का सोचता है। एक दिन एडविन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि जॉर्ज उसको देख के रोने लगता है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे अपनी बेटी की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसका इमेजिनेशन था और उसे लगता है कि शायद वो सच में है। वो अपने डॉक्टर दोस्त को अगले दिन बुलाता है और उससे कहता है कि उसकी दवाइयाँ किसी काम नहीं आ रही हैं, तो वो प्रोसीजर करना चाहता है जो कि रोज ने उन्हें बताया था। उसका दोस्त भी इस बात से राजी हो जाता है और वो सभी ग्रेवयार्ड में जाते हैं, जहाँ पे रोज कहता है कि जिस किसी की भी हार्ट में अभी खून बचा होगा उसी की बॉडी को डीमन ने होस्ट बना रखा है। सबसे पहले वो जॉर्ज की बीवी की कब्र खोदते हैं जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी। उसके बाद वो उसकी बड़ी बेटी की कब्र खोदते हैं और वो भी पूरी तरह सड़ चुकी थी। फिर वो उसकी छोटी बेटी की कब्र खोदते हैं और देखते हैं कि उसकी बॉडी अभी तक नई जैसी है। ये देख के रोज हैरान हो जाता है और कहता है कि इसी के अंदर डेविल है। वो सभी उसकी बॉडी को मॉर्चुरी में ले जाते हैं और वहाँ पे उसकी बॉडी को काटते हैं और देखते हैं कि उसके हार्ट में खून अभी भी मौजूद है। रोज बताता है कि इसी के अंदर डीमन का वास है और वो उसे जला देता है और जॉर्ज से कहता है कि वो इसका एक टॉनिक बना ले और उस टॉनिक को अपने बेटे को पिलाए, जिससे वो ठीक हो जाएगा। उसने भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ठीक ऐसा ही किया था। जॉर्ज इस अंधविश्वास को पूरी तरह मान लेता है और वो अपनी बहू को इस बारे में बताता है, तो वो भी ये करने को राजी हो जाती है। वो अपनी बेटी के रोस्टेड हार्ट के टुकड़ों को पानी में डालता है और उसकी टॉनिक बनाता है और उसके बाद अपने बेटे के पास ले जाता है उसे पिलाने के लिए। एडविन उससे कहता है कि वो इसे नहीं पी सकता क्योंकि इसके अंदर उसकी बहन का मांस है, तो वो उससे कहता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे ये पीना ही होगा। उसकी बीवी उससे कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो उसे पी ले, और ना चाहते हुए भी एडविन उसे पी लेता है। उसके पीने के बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जॉर्ज को समझ में आता है कि मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में होता है और ना तो ये कोई साइंस ना तो कोई डीमन करता है। उस जमाने में इस घटना की खबर एक न्यूज़पेपर ने छाप दी थी, जिसमें जॉर्ज को क्रिटिसाइज किया गया था और ये लिखा गया था कि उसकी बेटी एक मॉन्स्टर थी जो कि ग्रेव में भी जिंदा थी और उन्होंने उस मॉन्स्टर का नाम दिया वैम्पायर। दोस्तों ये शब्द इतना फेमस हुआ कि सभी लोग मानने लगे कि वैम्पायर असली में होते हैं। उस जमाने में एक राइटर थे जिनका नाम ब्राम स्टोकर था और वो इसी कहानी को एक स्टेप आगे ले गए। उन्होंने इस कहानी पे एक बुक लिखी ड्रैकुला, जो कि काफी प्रचलित हुई और उसके बाद उस पे एक मूवी भी बनी। दोस्तों जॉर्ज की बेटी मर्सी ब्राउन को फर्स्ट अमेरिकन वैम्पायर कहा जाता है और लोगों का मानना है कि वो सच में वैम्पायर थी जो कि आज भी जिंदा। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में, जिसका नाम है एकोज। दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। सन 1903 वर्जीनिया में लोग अपने आसपास मेंटल एजाइलम को देखना नहीं चाहते थे। जिस किसी के भी नेबरहुड में मेंटल एजाइलम हुआ करते थे वो वहां से चले जाते थे, लेकिन सभी ने मिलकर फैसला किया कि वो लोग वहां से क्यों जाएं। उन लोगों ने उस मेंटल एजाइलम को ही वहां से हटाने का सोचा। एजाइलम के लोग उनकी बात मान गए और उन्होंने फैसला किया कि वो वॉशिंगटन से बाहर चले जाएंगे और वो अपने पेशेंट्स को लेकर वॉशिंगटन DC जाने के लिए निकल गए। जब वो पेशेंट्स को ले जा रहे थे तो रास्ते में 2 पेशेंट्स वहां से भाग गए और जंगलों में उन्होंने खुद को छुपा लिया, जिससे कि वो मिल नहीं पाए। कुछ दिनों बाद उन लोगों को एक पेशेंट की लाश मिली जिसके हाथ में एक एक्स था और उसकी टांग में एक नोट लटका हुआ था जिसमें लिखा था कि यू विल नेवर कैच द बनी मैन, यानी तुम बनी मैन को कभी पकड़ नहीं सकते। दोस्तों ये बनी मैन दूसरा पेशेंट था जिसने अपने साथी पेशेंट को ही मार डाला था और उसने नोट इसीलिए छोड़ा था ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वो उसे पकड़ नहीं सकते। जब वो वहां से भागा तो उसने सोचा कि वो एक ट्रेन पकड़े, लेकिन जब वो ट्रैक पार कर रहा था तो वो ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टोरी सच नहीं है और कुछ लोग इसे अब भी सच मानते हैं। यूरोप में एक हॉस्पिटल था जिसका नाम बेथलम था और वो सन 1400 में बनाया गया था। वो इतना पुराना हॉस्पिटल था कि वहाँ पे सभी लोग अपना इलाज कराया करते थे। उसके दरवाजे पे 2 स्टैचूज हुआ करते थे जिनके नाम थे मेलनकोली और रेविंग मैडनेस। जैसे ही वक्त बदलता गया उस हॉस्पिटल का नाम भी चेंज होता गया और नए जमाने के लोगों ने उसका नाम शॉर्ट करके बेडलम रख दिया। लोगों का मानना था कि बेडलम में कुछ टॉर्चरस मेथड यूज किए जाते हैं पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। वहाँ पे कई सारे मेंटल पेशेंट हुआ करते थे जिन्हें ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी। सन 1930 में वहाँ पे एक
फैसिलिटी बिल्ड करी गई, जिससे लोगों को यकीन होने लगा कि मेंटल इलनेस भी ठीक हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने वो तरीका अपनाया तो वो तरीका पूरी तरह फेल हो गया और लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने के। सन 1946 में डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन ने एक तरीका इजाद किया जिससे वो दावा करता था कि वो लोगों की मेंटल इलनेस को ठीक कर सकता है। उसका ये मोटिव था कि वो अजाइलम को पूरी तरह बंद करना चाहता था ताकि मेंटली इल लोगों को वहां पे पकड़ के उन पे टॉर्चर ना किया जाए। फ्रीमैन के पास एक बंदा आया होता है अपनी बीवी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि उसकी बीवी अच्छी तरह बिहेव नहीं करती थी। फ्रीमैन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी बीवी को बिल्कुल ठीक कर देगा। उस लड़की की एक बच्ची भी होती है जो कि काफी छोटी थी और उसका पिता उसे लेके बाहर चला जाता है। फ्रीमैन अपनी पेशेंट सैली को स्ट्रेचर पे लेटने के लिए कहता है और सैली ना चाहते हुए भी वहाँ पे लेट जाती है। उसके बाद वो उसके मुंह में गैग डालता है ताकि वो चिल्ला ना सके और वो सैली से कहता है कि वो चिंता ना करे, इस ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सैली चुपचाप उसकी बात मानती रहती है और जो वो कहता है वो करती है। उसके बाद वो उसके माथे पर एक ग्लू लगाता है और फिर अपनी मशीन ऑन करके उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रोशॉक देता है, जिससे उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर फ्रीमैन एक बड़ी सी नीडल लेता है और एक हथौड़ा लेता है और वो उस नीडल को उसकी आंखों के पलकों के नीचे से घुसाने लगता है। वो उस हथौड़े से 3 बार उस नीडल पे मारता है जिससे कि वो नीडल उसके दिमाग में घुस सके और उसकी दूसरी आंख के साथ भी वो यही करता है। फ्रीमैन का यह मानना था कि ऐसा करने से वो लोगों को ठीक कर सकता है। इस लेबोटोमी का नाम उसने ट्रांसवर्बोइटल ल्यूकोटोमी रखा था और आंखों के थ्रू वो नर्व पाथवे से ब्रेन के अंदर जाता था, जिससे कि वो हल्का सा ब्रेन को डैमेज करता था ताकि उस इंसान का दिमाग ठीक हो सके। उसके इस लेबोटोमी से बहुत सारे लोग ठीक भी हुए थे और सभी लोग उसे एक मॉडर्न मेडिसिन मानने लगे थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसे कोई भी अपने क्लिनिक में ही परफॉर्म कर सकता था और इसमें कुछ भी लागत नहीं लगती थी और ये सस्ता था। लेकिन कुछ दिनों तक ये इंसान को एक ज़ॉम्बी की तरह बना दिया करता था, जिससे इंसान को दिक्कत होती थी अपने ब्रेन से कुछ फंक्शन करने में। फ्रीमैन के साथ डॉक्टर जेम्स वॉर्ड भी काम करने लगे थे और उन दोनों ने साथ मिलकर कई सारी लेबोटोमीज करी थी। कुछ दिनों बाद न्यूज में बेडलम की खबर आई। बेडलम में भी इसका इस्तेमाल होने लगा था और उस हॉस्पिटल में अब कम पेशेंट्स आया करते थे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर फ्रीमैन अपने इन्वेंशन को लेके कुछ पागल था। एक दिन डॉक्टर वॉर्ड जब उसके ऑफिस में गए थे तो उसने अपने सामने 2 पेशेंट्स को पाया जिनकी आंखों में उसने नीडल घुसा रखी थी और वहीं पे छोड़ दी थी, जिससे कि उन पेशेंट्स को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उन नीडल को नहीं हटा रहा था। ये देख के डॉक्टर वॉर्ड्स को लगा कि शायद ये प्रोसीजर आगे फेल भी हो सकता है। डॉक्टर फ्रीमैन की बीवी भी एक डॉक्टर थी जिसका नाम मैजरी था और उसने अपने क्लिनिक में कई सारे डॉक्टर्स बुलाए थे इस चीज को और भी प्रचलित करने के लिए। फ्रीमैन उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे उनके सामने वो प्रोसीजर करके दिखाएगा और इस प्रोसीजर में उनकी मदद करेगा बेडलम का एक पेशेंट। वो उस पेशेंट को लिटा देता है और उसे बांध देता है और उसके बाद उसके मुंह में गैग डाल देता है ताकि वो प्रोसीजर परफॉर्म कर सके। वो डॉक्टर से कहता है कि उसने करीब 400 लेबोटोमीज करी हुई हैं, जिसमें से ज्यादातर लेबोटोमीज सक्सेसफुल रही हैं। उसकी लेबोटोमी से करीब 4-5 लोग मारे गए हैं और 10-15 लोगों का ब्रेन डैमेज होने की वजह से वो पूरी तरह पागल हो गए हैं। एक डॉक्टर उससे कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा काम ना करे जिसमें पेशेंट्स की जान जाए। तो फ्रीमैन उसे बताता है कि उसके ज्यादातर पेशेंट एकदम ठीक हैं और अगर वो उनसे मिलेगा तो वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बात करते हैं। उसे बताता है कि उसकी एक पेशेंट की शादी भी हो गई है और वो अच्छी तरह लाइफ जी रहा है। उसके बाद वो उनके सामने वो लेबोटोमी परफॉर्म करता है। वो उस पेशेंट को इलेक्ट्रोशॉक देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसके आंख के थ्रू उसके दिमाग को थोड़ा सा डैमेज करता है। ये देख के वो डॉक्टर उल्टी कर देता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसकी बीवी को भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये चीज बहुत ही बेकार है, लेकिन वो अपने पति के डर से उसे कुछ भी नहीं कहती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए ज्यादातर लोग डॉक्टर फ्रीमैन के पास आते थे वो लेबोटोमी करवाने के लिए, ताकि जो भी चीज उन्होंने वॉर में सही है वो सब उन चीजों को भूल सकें। लेबोटोमी इतनी फेमस हो गई थी, कई सारे एक्टर्स भी उसके पास आया करते थे। एक रिच और फेमस एक्टर जिनका नाम वार्नर बैक्स्टर था, वो उस लेबोटोमी को एज अ क्योर मानते थे और वो डॉक्टर फ्रीमैन के पास आए थे वो लेबोटोमी करवाने के लिए। वो एक्टर ऑस्कर विनर थे और वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, जिसकी वजह से लेबोटोमी भी बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी। डॉक्टर फ्रीमैन की एक पेशेंट थी जिसका नाम था रोजमेरी कैनेडी और वो उनके पास से ट्रीटमेंट करवा के गई थी। जब उसका बच्चा होने वाला था तो डिलीवरी के वक्त उसका ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो गया था और उसने अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी खो दी थी। कैनेडी के परिवार वाले डॉक्टर के पास गए थे उनसे पूछने के लिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। डॉक्टर फ्रीमैन ने उन्हें बताया कि कई बार ये प्रोसीजर गलत भी साबित होता है, जिसकी वजह से कैनेडी पूरी तरह डिसेबल्ड हो गई थी और वो सिर्फ 23 साल की थी। सन 1946 में डॉक्टर फ्रीमैन अपने बेटे और एक नेफ्यू के साथ हाइकिंग करने गया था।
हाइकिंग करते वक्त उसका एक बेटा गलती से नदी में कूद गया था, जिसकी वजह से उसका सर एक रॉक में जा टकराया और उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद फ्रीमैन की बीवी काफी सदमे में आ गई थी और वो हमेशा अपने बेटे को याद करके रोया करती थी। लेकिन फ्रीमैन ने अपने एक भी आंसू नहीं बहाए थे, क्योंकि उसे अपने काम से प्यार था और वो लेबोटोमीज करे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे बुरा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही बुरा लगा था और इस बात का जिक्र उसने डॉक्टर वॉट्स से किया था। डॉक्टर वॉट्स को उसने कहा था कि वो अपने बेटे की जान बचा सकता था। उसका बेटा वॉकिंग स्टिक लेके उसके सामने ही चल रहा था और अचानक जब वो नीचे गिर रहा था तो वो लोग उसे पकड़ सकते थे, लेकिन वो लोग इस शॉक में आ गए थे कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। वो और उसका दूसरा बेटा पूरी तरह पैरालाइज हो चुके थे और वो लोग इस फियर में थे कि आखिर वो लोग क्या करें। उसके बेटे की नीचे गिर के मौत हो गई, जिससे उसे काफी सदमा लगा है और वो वहाँ पे रह के भी उसे बचा नहीं पाया था। पुलिस ने उसकी बॉडी ढूंढने में कई हफ्ते लगा दिए, क्योंकि नदी अपने साथ उसकी बॉडी को बहुत दूर ले गई थी। एक दिन रात को मैर्जरी डॉक्टर के पास आई और उसने उससे कहा कि वो उसे डिवोर्स देना चाहती है। डॉक्टर ने उससे कहा कि वो जो चाहती है वो कर सकती है और फिर उसने वाइन निकाली और वहीं पे वो वाइन पीने लगी। डॉक्टर ने उसे समझाया कि वो ऐसे काम ना करे, क्योंकि वो लोग उसे मेंटल अजाइलम भेज देंगे। तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि उसका बेटा मरा है और वो इसी सदमे में है। उसने उससे कहा कि ना वो अच्छा पति है और ना ही वो अच्छा डॉक्टर है और एक ना एक दिन उसकी लेबोटोमी जरूर फेल होगी। डॉक्टर फ्रीमैन को क्या पता था कि उसकी बीवी की बात सच होगी। एक दिन हॉस्पिटल ने थोराजीन नाम का एक ड्रग का इजाद किया, जिसे लेते ही मेंटल पेशेंट्स एकदम काम हो जाया करते थे। यहीं से मॉडर्न साइकाट्रिक साइंस का रेवोल्यूशन शुरू हुआ और ये मेडिसिन इतनी कम समय में फेमस हो गई कि सभी हॉस्पिटल्स उसे अपनाने लगे। डॉक्टर वॉट्स को इस बारे में जब पता लगा तो वो फ्रीमैन के पास आया और उसे इस बारे में बताया और उसने कहा कि अब उन्हें लेबोटोमी करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो लेबोटोमी वो काम करती है वही सेम काम ये टैबलेट्स करती हैं और वो भी बिना ब्रेन को डैमेज किए। फ्रीमैन को अपने इन्वेंशन पे काफी ज्यादा विश्वास था, इसीलिए उसने वॉट्स से कहा कि वो अपने पेशेंट्स को ये टैबलेट रिकमेंड नहीं करेगा और वो अब भी पुराने तरीके से अपने पेशेंट्स को ठीक करेगा। ये सुन के वॉट्स समझ गया कि वो पूरी तरह पागल हो गया है, इसीलिए उसने उसका साथ छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। सन 1960 में फ्रीमैन के पास एक पेशेंट आया जो कि एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ उसे लेकर आई थी। उसकी माँ का कहना था कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता और वो हमेशा गुस्से में रहता है। डॉक्टर फ्रीमैन ने कहा कि वो चिंता ना करे, वो उसके बेटे को ठीक कर देगा। उसने उस लेडी को वहां से भगा दिया और उसके बाद उस छोटे लड़के को स्ट्रेचर पे लिटा के उसके ऊपर अपनी लेबोटोमी परफॉर्म करी। इलेक्ट्रोशॉक की वजह से वो लड़का अंधा हो गया और वो देख नहीं पा रहा था। इसकी वजह से कुछ सालों बाद फ्रीमैन को उसके मेडिकल प्रैक्टिस से बाहर निकाल दिया गया। इससे फ्रीमैन को बहुत सदमा लगा और वो अपनी कार लेके बाहर निकल गया। वो अपने उन पेशेंट से मिलने गया जो बिल्कुल सही सलामत थे और उनसे वो जानना चाहता था कि आखिर उनकी लाइफ कैसी चल रही है। सन 1972 में उसकी मौत हो गई और जहाँ पे उसके शरीर को गाड़ा गया था उसके ग्रेव के ऊपर एक होल बन गया था, जो कि शायद ये दर्शाता है कि उसका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वो होल कभी फिल नहीं हो सकता। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये थी डॉक्टर फ्रीमैन की कहानी, जो कि अपनी इन्वेंशन को बहुत ही बड़ा मानते थे, लेकिन वो अल्टीमेटली ब्रेन को डैमेज कर देते थे, जिससे कि पेशेंट का दिमाग ढंग से काम नहीं कर पाता था। कुछ केसेस में वो काम करता था लेकिन पेशेंट पूरी तरह ठीक नहीं होता था, या तो उसे लिखने या तो पढ़ने में प्रॉब्लम आया ही करती थी। वर्ल्ड वॉर की वजह से लोग काफी डिप्रेस्ड हो गए थे और इस टेंशन को मिटाने के लिए उन्होंने वो लेबोटोमी अपनाई। लेकिन तभी मॉडर्न दवाइयां भी बननी शुरू हो गई थी, जिससे कि एक टैबलेट का इजाद हुआ जो कि मेंटल पेशेंट्स को काम कर देती थी और इसी वजह से डॉक्टर की लेबोटोमी पूरी तरह फेल हो गई। डॉक्टर ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। जब मार्केट में टैबलेट आ गई है तो उन्हें टैबलेट अपनानी चाहिए थी, बल्कि उन्हें अपने पुराने तरीके पे इतना विश्वास था कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। एक दिन इस पुराने तरीके की वजह से उन्होंने एक बच्चे को जख्मी कर दिया, जिससे कि उनकी डॉक्टरी प्रैक्टिस उनसे छीन ली गई। वो लेबोटोमी बेशक सस्ती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को हार्म किया करती थी और दवाइयां बेशक थोड़ी महंगी थी, लेकिन वो आपके बॉडी पार्ट्स को एकदम सलामत रखती थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, वक्त के साथ हमेशा चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड में बने रहना है तो चेंज बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक स्टॉकिंग्स। दोस्तों ये एपिसोड सच्ची घटना पे आधारित है, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कहानी बताई जाती है जहां जून 2009 न्यूयॉर्क में एक कपल रनिंग कर रहा था। अचानक उस पति को एहसास हुआ कि वो जो उसके साथ दौड़ रही है वो उसकी बीवी नहीं है। उसे लगने लगा कि वो एक इम्पोस्टर है जो कि उसे डिस्ट्रॉय करने आई है। इसीलिए उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अपनी बीवी का गला काट दिया, जिससे उसकी बीवी की वहीं पे मौत हो गई। इस घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जब उससे पूछा कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा है तो उसने बताया कि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बीवी की जगह कोई आ गया है। डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि उसे कैपग्रास सिंड्रोम हो गया है। दोस्तों, इस सिंड्रोम में इंसान को लगता है कि उसका प्यार करने वाला जो भी है वो एक चेंजलिंग है, यानी किसी ने उसकी जगह ले ली है और वो इंसान वो नहीं है। दोस्तों, आज के जमाने में ये एक सिंड्रोम माना जाता है, लेकिन 100 साल पहले लोग इस बीमारी को कुछ और ही माना करते थे। 19th सेंचुरी आयरलैंड में मैजिक और सुपरस्टिशन को बहुत ही मान्यता दी जाती थी और हर कोई वहाँ पे अंधविश्वासी हो गया था और वो मैजिक में विश्वास किया करते थे। वहाँ पे जब भी कुछ चमत्कार हुआ करता था तो लोग हमेशा उसके आंसर्स के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया करते थे और उन्हें ये लगता था कि शायद स्पिरिट्स और क्रीचर ये सब कर रहे हैं। उस क्रीचर को वो लोग फेरी मानते थे, जिसको वो लोग चेंजलिंग बुलाया करते थे और चेंजलिंग के पास ऐसी शक्तियां थी जो कि किसी भी इंसान की जगह ले सकता था। फिर हमें 1895 आयरलैंड का एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे ये मान्यता थी कि जिसको आप प्यार करते हैं अगर उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव है तो उसकी जगह चेंजलिंग ने ले ली है और उसे वापस लाने के लिए वो उस बंदे को टॉर्चर किया करते थे। उसी गाँव में ब्रिजेट क्लेरी नाम की एक लड़की रहती थी और वो एक मॉडर्न वुमेन थी जो कि अपना बिजनेस खुद चलाती थी। उसके पति का नाम माइकल था जो कि उसके साथ काम किया करता था। ब्रिजेट बहुत ही टैलेंटेड थी जो सिलाई का काम भी जानती थी, इसीलिए पूरे गांव के लिए कपड़े सिला करती थी और पैसे कमाने में अपने पति का हाथ बटाती थी। उस जमाने में जब लड़की ऐसे कोई काम किया करती थी तो उसे वो लोग गंदी नजर से देखा करते थे और ऐसा माना जाता था कि लड़की अगर घर से बाहर निकल रही है तो वो किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही है। माइकल की ये मान्यता थी कि वो अपनी बीवी को ओन करता है, इसीलिए वो उसे मना करता था वो काम करने के लिए। माइकल को यह भी लगता था कि ब्रिजेट की माँ की मौत चेंजलिंग की वजह से हुई है और उस गांव में एक जगह थी जहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाए हुए थे और उनका मानना था कि वो क्रीचर उसी जगह में रहा करते हैं और जो कोई भी वहाँ पे जाता था वो उन्हें पकड़ लेते थे। उस जगह को उन लोगों ने फेरी रिंग्स का नाम दिया था और उनके मुताबिक वो एक दरवाजा था जो कि उन्हें उनसे जोड़ता था। ऐसा माना जाता था कि उसके पास जो कोई जाता था चेंजलिंग उन्हें पकड़ लिया करते थे और उस पर्सन का रूप लेके वो जमीन पे आते थे वहाँ पे जिंदा रहने के लिए। लोगों ने पता करने के लिए कुछ रेमेडीज बनाई थी कि वो इंसान चेंजलिंग है या नहीं। वो लोग उन्हें बेड से बांध दिया करते थे और अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे ताकि वो पता लगा सके कि वो चेंजलिंग है या नहीं। इससे उस बंदे पे काफी असर पड़ता था और बहुत सारे लोग पागल हो जाया करते थे, जिसकी वजह से ये साबित हो जाता था कि वो चेंजलिंग है और वो लोग उसे मार दिया करते थे। ऐसा कहा जाता था कि उस पर्सन को वापस लाने के लिए सिर्फ 9 दिन होते हैं और अगर कोई चेंजलिंग उन्हें पोजेस कर लेता है तो 9 दिन बाद वो वापस नहीं आ सकते। एक दिन ब्रिजेट अपने कपड़े सप्लाई करके बाहर से घर में आती है और माइकल जब उसे पकड़ता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बहुत जोर से खांस रही थी और उसे बहुत तेज बुखार भी था। ब्रिजेट का पिता माइकल से कहता है कि वो उसे बेड पे लेटा दे और वो डॉक्टर को बुला रहा है। माइकल जब उसे ले जाता है तो ब्रिजेट की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो अपने पति को पहचान नहीं पा रही होती है। उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है तो वो उसे बताता है कि वो उसका पति है। इससे माइकल को लगता है कि शायद ब्रिजेट को चेंजलिंग्स ने पकड़ लिया है और वो जो उनके पास है वो ब्रिजेट नहीं बल्कि कोई चेंजलिंग है। वहाँ पे ऐसा सुपरस्टिशन था कि चेंजलिंग आयरन से बहुत डरा करते थे, इसीलिए माइकल सबसे पहले ब्रिजेट के सामने आयरन लाता है, लेकिन वो उसे फेंक देती है और उससे कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। इससे माइकल को विश्वास हो जाता है कि वो जरूर कोई चेंजलिंग ही है। वो एक छोटा सा गांव था जहाँ पे खबर बहुत ही तेजी से फैलती थी और ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि ब्रिजेट को चेंजलिंग ने पकड़ लिया है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और ब्रिजेट को वो चेक करता है और वो उन सबको बताता है कि वो कोई चेंजलिंग नहीं बल्कि ब्रिजेट है और नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से उसकी थोड़ी सी याददाश्त चली गई थी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसमें से कोई भी डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्हें इस बात पे यकीन था कि वो ब्रिजेट नहीं बल्कि कोई चेंजलिंग ही है, जो कि ब्रिजेट को देख के सबको बताते हैं कि उसकी हालत खराब है और उसे मेडिकल सपोर्ट चाहिए। माइकल एक दवाई फादर के पास लेके जाता है और उससे कहता है कि वो इस दवाई को ब्लेस कर दे ताकि वो एक फेरी डॉक्टर को इसे दे और इसमें मिला के वो कुछ ब्रिजेट को पिलाएं। फादर उससे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रिजेट ही है बल्कि कोई चेंजलिंग नहीं है, लेकिन माइकल को फादर की बात समझ में ही नहीं आती क्योंकि उसका मानना था कि वो उसकी बीवी नहीं है। फादर उससे कहते हैं कि वो पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ना चले, ये एक मॉडर्न आयरिशरी है और यहाँ पे फोकलोर की मान्यता नहीं है। वो बस जीसस पे विश्वास करे और उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माइकल उनकी बात इग्नोर करता है और उनसे कहता है कि वो फेरी डॉक्टर को जरूर दिखाएगा। तो उनके फादर उसकी दवाई को ब्लेस कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में जब कोई लेडी इंडिपेंडेंट या स्ट्रांग हुआ करती थी तो मैन उनसे कम्पीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा घबराते थे
उनके अंदर ये ईगो थी कि एक लड़की उनसे अच्छा काम कैसे कर सकती है, इसीलिए वो उन लोगों के बिहेवियर को डिविएंट कहा करते थे। सालों पहले जूलिया नाम की एक औरत हुआ करती थी जो कि बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर थी। जब वो 48 साल की हुई तो उन्हें एक कैमरा गिफ्ट दिया गया था और उसके बाद से ही उन्हें फोटोग्राफी का शौक हुआ और वो बहुत बड़ी फोटोग्राफर बनी। ये घटना 1863 की थी और उस जमाने में वुमेन्स का काम था सिर्फ बच्चे पैदा करना। जूलिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली और वो एक फोटोग्राफर बनी, जो कि उस जमाने में उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। डॉक्टर ह्यू डायमंड भी उस जमाने के एक फोटोग्राफर थे और वो एजाइलम फोटोग्राफर के सुपरिटेंडेंट थे, जहाँ पे उन्होंने अपने पेशेंट्स की बहुत सारी सुंदर तस्वीर भी ली थी। वो सारी वुमेन की फोटोज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, क्योंकि उन वुमेन्स को जबरदस्ती मेंटल एजाइलम में भेज दिया जाता था, क्योंकि वो लाइफ को अपनी तरह जीना चाहती थी और उनके पति ये नहीं चाहते थे। इसीलिए वो जबरदस्ती उन्हें इंसेन घोषित करके वहाँ पे भेज दिया करते थे। उस जमाने में अगर कोई फादर या पति अपनी बीवी को इंसेन घोषित करना चाहता था तो वो किसी 2 डॉक्टर को मना लेता था उसे पागल करार देने के लिए, और उसके बाद उसकी बीवी को बड़े आराम से वो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया करता था। वहाँ पे औरतों को ट्रीट करने के लिए मरकुरी क्लोराइड दिया जाता था, और हम सबको पता है कि मरकुरी हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होता है। इसी वजह से उस टाइम में ज्यादातर वुमेन्स इंसेन हो जाया करती थी। डॉक्टर ह्यू ने उन वुमेन्स की फोटो इसीलिए ली क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो अपनी फोटो देखती हैं तो वो हील बहुत जल्दी होती हैं और वो इस चीज को पॉजिटिवली लेंगी और उन्हें एज अ मिरर ये काम आएगी। ब्रिजेट भी इतनी ही पावरलेस हो गई थी जितने की ये वुमेन्स थी। माइकल को अब भी लग रहा था कि उसकी बीवी को किसी चेंजलिंग ने पोजेस कर लिया है। उसका एक भाई था जिसका नाम था जैक डन, और वो एक हैंडीकैप था जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता था। उसने सालों लगा दिए थे फेरी टेल्स पढ़ने में और उसने कुछ रेमेडीज निकाली थी चेंजलिंग को भगाने के लिए। माइकल ने उसे अपने घर में बुलाया ताकि वो उसकी बीवी को ट्रीट कर सके। जेम्स अपने भाई को बताता है कि उनके पिता 2 दिन पहले मर गए हैं, जिससे माइकल को बुरा लगता है, लेकिन वो अपने पिता से इतना अटैच नहीं था। जेम्स उससे कहता है कि ये सब उसकी बीवी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब भी चेंजलिंग किसी घर में प्रवेश करता है तो उस घर में किसी न किसी की मौत जरूर होती है। इधर ब्रिजेट की बहन आई होती है जो कि उसे संभाल रही थी, और ब्रिजेट उससे कहती है कि उसके अंदर कोई चेंजलिंग नहीं है, बल्कि वही ब्रिजेट है जो कि बीमार पड़ी हुई है और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी बहन को बताती है कि उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कुछ भी करने का। एक बार जब वो फेरी सर्कल से वापस आई थी तो उसके पति ने उसे बहुत मारा था और उसने एक आग की लकड़ी लेके उसके फेस के सामने रख दी थी, ये पता लगाने के लिए कि वो चेंजलिंग है या उसकी बीवी। और उस लकड़ी को उसने इतनी पास रखा था कि उसको वो आंच लग रही थी, लेकिन उसको ये साबित करना था कि वो कोई चेंजलिंग नहीं बल्कि उसकी बीवी है। इसीलिए उसने उस आंच को सहा और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि वो ब्रिजेट ही है। इधर जैक डन सबको बताता है कि उसने उसका एक क्योर निकाल लिया है। वो यूरिन से मिला के कुछ औषधियां लाया है जिसे ब्रिजेट को उन्हें खिलाना होगा, और अगर वो 3 बार उसे उगलेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो चेंजलिंग ही है। दोस्तों यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि ब्रिजेट का पिता भी उन सब से मिला हुआ था और उसे अपनी बेटी पे विश्वास ही नहीं था। वो सभी ब्रिजेट के रूम में जाते हैं और उसके हाथ और पैर पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे वो यूरिन वाली औषधि पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिजेट को उससे बहुत बदबू आती है, इसीलिए वो 3 बार उसे उगल देती है। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं जिससे ब्रिजेट की मेंटल हालत बहुत ही खराब हो जाती है। आखिरी रात को माइकल ब्रिजेट के पास जाता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। ब्रिजेट उसे अपनी एक पुरानी बात बताती है जो सिर्फ उन्हीं के बीच थी। वो अपनी जान बचाने के लिए उससे कहती है कि वो वापस आ गई है और वो चेंजलिंग वहाँ से भाग गया है और वो उसके हाथ खोल दे और उसे हमेशा के लिए आजाद कर दे। वो इतना रोती है कि माइकल को उसकी बात पे विश्वास हो जाता है, इसीलिए वो उसके हाथ खोल देता है और उससे कहता है कि अब वो आजाद है। फिर हमें एक शार्प शूटर फ्रैंक बटलर की कहानी बताई जाती है, जो कि अपने आप को सबसे महान शूटर माना करता था और वो जिस भी प्रतियोगिता में जाता था वो हमेशा जीत के आता था। तो ये उसका निशाना इतना सटीक था कि वो हमेशा अपने एम पे ही जाके लगता था। एक दिन फ्रैंक ओहायो के एक छोटे से टाउन में गया था और वहाँ पे उसने लोगों को चैलेंज किया। वहाँ पे बैटिंग में बहुत ही कम लोगों ने बटलर पे बैट किया था। उसी कॉम्पिटिटर थी 15 साल की 5 फुट की एक छोटी सी लड़की, जो कि ओहायो की उस जमाने में बहुत ही बेस्ट शूटर हुआ करती थी। प्रतियोगिता में वो लड़की बटलर से जीत गई क्योंकि उसका निशाना उससे भी ज्यादा सटीक था। पर दोस्तों बटलर को इससे कुछ भी बुरा नहीं लगा। उसे इसने अपनी ईगो पे नहीं लिया और उसे उस लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था एनी और कुछ दिनों में उन लोगों ने शादी भी कर ली थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ टीम बन गए और खूब सारे शोज करने लगे। फ्रैंक को यह बात पता थी कि एनी उससे ज्यादा बढ़िया शूटर है और उसको इस चीज से कभी भी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई थी। उसने खुद शूटिंग छोड़ दी और वो अपनी बीवी का असिस्टेंट बन गया। लोगों को ये लगने लगा था कि वो काफी जेलस है अपनी बीवी से, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपनी बीवी के टैलेंट की कदर करता था और वो उससे बहुत प्यार करता था। वो अपनी बीवी को एक एंजल बुलाता था और उसे उस पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। एनी ओकली अमेरिका की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार थी और 19th सेंचुरी में उसके जितना फेमस कोई भी नहीं था। कई सालों तक एनी शूटिंग करती रही और फ्रैंक हमेशा
हमेशा उसका साथ देता रहा। 1926 में एनी चल बसी। अपनी बीवी की मौत से फ्रैंक को काफी सदमा लगा था, इसीलिए उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था और 18 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। जहां उस वक्त फ्रैंक जैसे हस्बैंड भी थे जो कि अपनी बीवी का साथ दिया करते थे, वहीं पे माइकल था जो कि अपनी बीवी को एक चेंजलिंग समझ रहा था। अगले दिन फादर उनके घर में आए और उन दोनों को ब्लेस किया और ब्रिजेट को बहुत दिनों बाद अनुमति मिली बाहर जाने की। माइकल ने देखा कि ब्रिजेट अपनी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन रही है और जब वो बाहर गई तो उसे खाना सर्व किया गया। ब्रिजेट को साबुत ब्रेड खाने की आदत थी, लेकिन इस बार उसने ब्रेड के टुकड़े कर दिए और उसका निवाला बनाया। माइकल ये देख के हैरान हो गया और उसने उसे कहा कि उसकी बीवी कभी भी ब्रेड को टुकड़े में नहीं करती है। उसे यकीन हो गया कि वो चेंजलिंग है और वो जबरदस्ती उसे वो खाना खिलाने लगा। सभी लोग उसे समझाने लगे कि वो उसकी बीवी ही है, लेकिन तभी उसने उसे उठा के पटक दिया जिससे वो जख्मी हो गई और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल गिरा के उसने जिंदा जला दिया। उसने सबको बताया कि उसकी बीवी कभी भी ब्लैक स्टॉकिंग्स नहीं पहनती है। दोस्तों, आइलैंड के स्कूल यार्ड्स में आज भी एक कहावत बोली जाती है, आर यू अ विच और आर यू अ फेरी और आर यू अ वाइफ ऑफ माइकल क्लेरी। दोस्तों, सच ये था कि माइकल अपनी बीवी को ठीक करते हुए खुद दिमागी हालत खो चुका था। उसके मरने के बाद वो हर दिन फेरी रिंग के बाहर बैठ के उसका इंतजार करता था और उसका मानना था कि एक दिन सफेद घोड़े पे बैठ के उसकी बीवी वहां से बाहर निकल के जरूर आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जो कि ये बताता है कि उस जमाने में वुमेन को इंडिपेंडेंट होना कितना भारी पड़ता था और कई सारे सुपरस्टिशंस और मान्यताएं थी जिनको लोग फॉलो किया करते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में, जिसका नाम है पासिंग नोट्स। दोस्तों, ये एपिसोड सच्ची घटना पे आधारित है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1921 फरवरी 5 को थॉमस ब्रैडफोर्ड नाम के एक राइटर ने एक बुक लिखी थी जिसमें यह बताया गया था कि लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होती है। वो उस चीज को सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वो उसे खुद भी टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक ऐड डाला जिसपे लिखा था कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिज्म और साइंस में इंटरेस्ट है तो वो उन्हें कांटेक्ट करे। एक औरत जिसका नाम रूथ था, उन्होंने उनके ऐड पे रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने रूथ को कहा कि उनके मरने के बाद वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि आत्माएं हकीकत में होती हैं। रूथ उनके उस एडवेंचर में साथ देने के लिए राजी हो गई और कुछ दिनों बाद थॉमस ने खुदकुशी कर ली, ये देखने के लिए कि मरने के बाद की दुनिया कैसी होती है और अगर मरने के बाद कोई धरती पे रहता है तो वो कम्युनिकेट कैसे कर सकता है। कुछ दिनों बाद रिपोर्टर्स रूथ के पास आए और उससे पूछा कि क्या थॉमस ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। तो रूथ का जवाब था कि उसने थॉमस की आत्मा से बात भी करी है। उसके इस बयान से सभी लोग हैरान हो गए और मानने लगे कि आत्माएं सच में होती हैं। दोस्तों, सन 1843 में रेवरेंड फिलिप्स नाम के एक आदमी थे जिन्होंने हाल ही में अपनी बीवी एलिजाबेथ को खो दिया था। वो एलिजाबेथ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उसके जाने के बाद वो बहुत ही मायूस से रहने लगे थे। दोस्तों, उस जमाने में लोग मुर्दों से कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें से एक मेथड था सियांस, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए कमरे में अंधेरा कर दिया जाता था और फिर एक टेबल पे बैठ के सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया करते थे और टेबल पे कैंडल जला के वो उस आत्मा के लिए प्रे किया करते थे। वो आत्मा से पूछते थे कि क्या वो वहाँ पे मौजूद है और अगर वहाँ पे कोई प्रतिक्रिया होती थी तो वो समझ जाते थे कि वहाँ पे कोई आत्मा है। दोस्तों, रेवरेंड फिलिप अपनी बीवी की मौत से मूव ऑन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली और वो लड़की उनसे बहुत ही ज्यादा यंग थी, लेकिन वो विडो थी। रेवरेंड सारा के बच्चों के स्टेप फादर बने और उसके बाद वो अपनी नई फैमिली को लेके एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए जो कि कनेक्टिकट में था। लेकिन दोस्तों, फिलिप्स के मन में अभी भी उसकी पहली बीवी एलिजाबेथ ही थी। वो हर रात को उसके ग्रेव के पास जाते थे उसे याद करने के लिए। उनके मन में हमेशा ये डिजायर आता था कि वो अपनी बीवी से बात कर सकें। मार्च सन 1850 में रेवरेंड जब अपनी फैमिली के साथ अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने घर के सारे सामानों को बिखरा हुआ देखा। ये देख के वो घबरा गए और उन्हें लगा कि शायद कोई चोर आया होगा जो कि चोरी करके गया होगा। लेकिन जब उनकी बीवी ने अपने गहने देखे तो वो बिल्कुल सही सलामत थे। ये देख के वो हैरान हो गए और उन्हें पता चला कि ये किसी चोर का काम नहीं है। जब वो अपने बेडरूम में गए तो उन्हें वहाँ पे अपनी बीवी के कपड़े दिखे जो कि वो अक्सर सोते हुए पहना करती थी और वहाँ पे गाजर से हाथ भी बने थे और वहाँ पे सर भी था। ये देख के वो हैरान हो गए और उन्हें लगा कि शायद ये किसी का मजाक है। उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि आखिर ये उनके साथ कौन कर सकता है, तो रेवरेंड ने उससे कहा कि उसकी फैमिली बिल्कुल सही सलामत है, अगर किसी ने भी ये मजाक किया है तो कोई बात नहीं। कुछ देर बाद शाम को उनकी फैमिली इवनिंग प्रेयर्स के लिए चर्च जा रही थी, तो रेवरेंड ने सबसे कहा कि वो यहीं पे इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन उनके घर में दाखिल होता है और ये मजाक करता है। अगर वो बंदा उन्हें मिल गया तो वो उसे पकड़ लेंगे और उसे सजा देंगे। ये सुन के उनकी बीवी अपने बच्चों को लेकर चर्च चली जाती है और रेवरेंड गेट बंद करके अपनी पिस्तौल को तैयार करते हैं ताकि अगर वहाँ पे कोई आया तो वो उसे शूट कर सके। तभी रेवरेंड को उनके छत से क्रैकिंग की आवाज आती है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है।
तभी वो एक रूम खोलते हैं और वहाँ पे कई सारे कपड़ों को देखते हैं जो कि हवा में लेविटेट कर रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद वो लोग कोई आदमी है, लेकिन जब वो एक कपड़े को छूते हैं तो वो कपड़ा अपने आप नीचे गिर जाता है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरे रेवरेंड को लगा कि शायद गलती से उन्होंने किसी स्पिरिट को इनवाइट कर दिया है, जिससे कि वो उनके घर में आ गई है और उन्हें परेशान कर रही है। एक हफ्ते बाद डॉक्टर आइजैक रेवरेंड के घर में आते हैं और उन दोनों ने ही स्पिरिचुअलिज्म और साइंस के बारे में सुना था। डॉक्टर आइजैक रेवरेंड को बताते हैं कि उनका बेटा यूनिवर्सिटी में प्रमोट हो गया है और अब वो एक प्रोफेसर बन गया है जो कि बच्चों को पढ़ाता है। ये सुनकर रेवरेंड बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि एलिजाबेथ की मौत के बाद वो वहीं पे चला गया था और उसे अपने बेटे पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। रेवरेंड डॉक्टर को सुपरनैचुरल इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें एक साइंस परफॉर्म करना चाहिए। दोस्तों उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बीवी की स्पिरिट उन्हें परेशान कर रही है, इसीलिए वो साइंस के जरिए एक बार अपनी बीवी से बात करना चाहते थे। दोस्तों जमाने में लोग साइंस पे बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि वो एक जरिया था डेड को कांटेक्ट करने का। फ्रांस मेजमर 1700s के एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका ये कहना था कि उन्होंने बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और इन्होंने इस फोर्स को नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। उनका कहना था कि अगर ये मैग्नेटिज्म लिविंग बीइंग में चलता नहीं रहा तो वो बीमार पड़ सकते हैं और अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए वो उसे ब्लॉक कर दिया करते थे और अपनी मैग्नेटिक एनर्जी उनकी बॉडी में दे दिया करते थे। लोगों का मानना था कि वो लोग मेस्मराइज्ड हो गए हैं और आज की डेट में उसे ही हिप्नोटाइज कहा जाता है। वो लोगों को हिप्नोटाइज कर देते थे और उससे वो बहुत सारे लोगों को ट्रीट करते थे। दोस्तों रेवरेंड को बस अपनी बीवी की एक आवाज सुननी थी और इसीलिए वो सभी की लाइफ को रिस्क करने के लिए तैयार थे। डॉक्टर आइजैक ने उन्हें समझाया कि अगर वो साइंस परफॉर्म करेंगे तो शहर में उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, क्योंकि वो एक पॉपुलर रेवरेंड है जिन्हें हर कोई जानता है और उनकी वजह से और भी लोग अंधविश्वास में मानने लगेंगे और वो साइंस परफॉर्म करने लगेंगे। रेवरेंड को उनकी रेपुटेशन से फर्क नहीं पड़ता था और वो आइजैक से कहते हैं कि वो इसको परफॉर्म करके ही रहेंगे। दोस्तों उस जमाने में केट और मार्गरेट नाम की दो लड़कियां बहुत ही फेमस थीं। वो दोनों बहनें थीं और वो दावा करती थी कि वो स्पिरिट से बातें कर सकती हैं। वो एक नए घर में शिफ्ट हुई थी जहाँ पे एक स्पिरिट रहा करती थी और एक दिन जब वो दोनों बहनें बेसमेंट में गई तो उन्होंने उसकी स्पिरिट को देखा। उन दोनों ने स्पिरिट से बात की क्लिक्स और नॉक्स के थ्रू। रात को रेवरेंड और आइजैक एक सियांस परफॉर्म करने के लिए बैठते हैं। वो टेबल पे कैंडल जला देते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद रेवरेंड कहता है कि अगर वहाँ पे कोई स्पिरिट है तो वो उन्हें शो करे, लेकिन वहाँ पे कोई भी आवाज नहीं होती है। तभी रेवरेंड को उनके खिड़की से आवाज आती है और जब वो खिड़की की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आता है और उनकी खिड़की से टकरा के मर जाता है और ये देख के रेवरेंड समझ जाते हैं कि जरूर उनके घर में कोई साया है। दोस्तों 20वीं सेंचुरी में हैरी हुडिनी नाम का एक मैजिशियन था जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलित था और लाखों की तादाद में लोग उसका स्टंट देखने आते थे। उनका सबसे फेमस शो था एक हॉरर शो और वो उस शो में साइंसेस को गलत साबित किया करते थे। हुडिनी ने 1913 में अपनी माँ सिसिलिया को खो दिया था और वो उनसे बहुत ही ज्यादा करीब थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा याद करते थे। जब उन्होंने अपनी माँ से बात करने के लिए एक साइंस परफॉर्म किया तो वहाँ जब स्पिरिट उनसे बात करने आई वो इंग्लिश में बात कर रही थी। ये सुनकर वो समझ गए कि वो सब फेक है, क्योंकि उनकी माँ को जर्मन ही आती थी और वो इंग्लिश नहीं जानती थी। हुडिनी की मौत के बाद उनकी बीवी ने भी कई सालों तक साइंस परफॉर्म किया ताकि वो हुडिनी से बात कर पाए, लेकिन 10 साल बाद साइंस परफॉर्म करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। उन्होंने दुनिया को बताया कि हुडिनी की स्पिरिट ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, जिससे कि ये साबित होता है कि सारे साइंस एकदम झूठे होते हैं। हुडिनी के एक दोस्त थे सर आर्थर कॉनन डॉयल और ये वही आदमी थे जिन्होंने शर्लॉक होम्स को बनाया था। उनका साइंस में बहुत ज्यादा बिलीव था और वो कहते थे कि स्पिरिट सच में होती हैं। डोयल ने फॉक्स सिस्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा पढ़ा था और उन्हें लगता था कि शायद वो सच में ही स्पिरिट से बात कर सकती हैं। एक दिन डोयल एक साइकिक के पास गए थे और वहाँ पे उनके साथ फोटो खिंचाई थी और जब वो फोटो निकल के आई तो उनके पीछे एक आत्मा खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। डोयल का कहना था कि वो उनके बेटे का घोस्ट है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में मारा गया था। एक दिन रेवरेंड जब अपने घर में किताब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अचानक एक पन्ना उड़ते हुए उनके पास आया जिसमें ये लिखा था कि वो घर छोड़ के कब जा रहे हैं। रेवरेंड को लगा कि शायद उनका छोटा बेटा उनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि वो उनका स्टेप सन था और वो उनसे बहुत ही चिढ़ा करता था। वो अपने बेटे को इसके लिए डांटते हैं, लेकिन वो उससे कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तभी वहाँ मौजूद स्पिरिट उसके बेटे को धक्का दे देती है, जिसे देख के रेवरेंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद रेवरेंड का भाई और उनका बेटा उनके घर में आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके साइंस परफॉर्म वाली बात की वजह से उनकी बहुत ही बदनामी हो रही है। यहाँ पे कोई स्पिरिट नहीं रहती, वो बस सिर्फ उनका वहम है। रेवरेंड उनसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। रात को रेवरेंड जब अपने रूम में होते हैं तो उनके पास एक पर्चा उड़ के आता है जिसपे लिखा होता है कि बहुत जल्दी वो लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे।
तभी एक पर्दा अचानक उसकी बीवी का गला दबाने लगता है, जिससे कि वो बहुत जोर की चिल्लाती है और वो सभी वहाँ पे आके उस पर्दे को हटाते हैं। रेवरेंड का बेटा उन्हें एक बक्से में मिलता है जो कि बाहर से लॉक्ड था, और ये देख के वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पे किसी की स्पिरिट है। रेवरेंड का भाई उनसे कहता है कि सालों पहले यहाँ पे एक विच को फांसी लगा दी गई थी और उसे लगता है कि शायद ये वही विच है जो कि यहाँ पे रहती है। 17वीं सेंचुरी में बहुत सारी वुमेन्स को जिंदा जला दिया जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद वो कोई विच हैं। उस जमाने में जो भी औरत इंडिपेंडेंट होती थी लोग उसे देख के बहुत ही जलते थे और वो उसे विच साबित करके उसे जिंदा जला दिया करते थे। जुडी बेसेंट नाम की एक लड़की थी जो कि कनेक्टिकट में रहा करती थी और वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी जो कि अपने हक के लिए लड़ती थी, लेकिन सोसाइटी उसे अच्छा नहीं मानती थी और वो लोग उसे हमेशा क्रिटिसाइज किया करते थे। वो लोग उसे विच मानने लगे थे और उसे एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया था और कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे फांसी दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जहाँ पे उसे फांसी दी गई थी वहीं पे रेवरेंड का घर था और वहाँ के लोग ये मानने लगे थे कि शायद जुडी बेसेंट की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है और वो चाहती है कि रेवरेंड और उसका परिवार वो घर छोड़ के चले जाएं। रेवरेंड का बेटा और उसका भाई वहाँ से जाने लगते हैं और वो लोग रेवरेंड से कहते हैं कि वो भी यहाँ से जल्दी निकल जाएं। लेकिन रेवरेंड को लग रहा था कि शायद वो उसकी बीवी एलिजाबेथ की आत्मा है, इसीलिए वो उससे एक बार बात करना चाहते थे। रात को वो एक साइंस परफॉर्म करने के लिए सभी को एकत्रित करते हैं और वो लोग कैंडल जला के एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या वहाँ पे एलिजाबेथ की आत्मा है। जब वो आत्मा कोई जवाब नहीं देती तो रेवरेंड उससे पूछते हैं कि वो किसकी आत्मा है, तो वो आत्मा 2 बार नॉक करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो उसकी बीवी नहीं है। रेवरेंड उससे पूछते हैं कि क्या वो चाहती है कि वो यहाँ से चले जाएं, तो स्पिरिट फिर से 2 बार नॉक करती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो चाहती है कि वो ये घर छोड़ के चले जाएं। रेवरेंड उससे कहते हैं कि अगर वो नहीं जाएंगे तो वो क्या कर लेगी, और तभी वो आत्मा उन पर प्रभाव करती है, जिससे कि वो सभी वहाँ पे खांसने लगते हैं। उसके बाद वो अगरबत्ती बुझा देती है और वो टेबल को उठा के पटक देती है, जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं और रेवरेंड उससे कहते हैं कि वो इस घर को अभी छोड़ के जा रहे हैं। ये सुन के वो आत्मा शांत हो जाती है और रेवरेंड वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। दोस्तों 1888 में फॉक्स सिस्टर ने कन्फेस किया था कि उन्होंने जो आत्माओं के बारे में स्टोरी बताई थी वो उनकी झूठी स्टोरी थी। वो बस फेमस होना चाहती थी और वो असली में स्पिरिट्स को नहीं देख सकती। लेकिन उनके इस कन्फेशन के बाद भी लोगों का मानना कम नहीं हुआ और वो और ज्यादा बिलीव करने लगे थे कि वो अपने मुर्दे रिलेटिव से बात कर सकते हैं। 1930 में एक मास साइंस कराया गया जहाँ पे आर्थर कोनन डॉयल की वॉइस एक साइंस में सुनाई दी, जिसमें लोग और भी ज्यादा उसमें बिलीव करने लगे और अपने घरों में साइंस कराने लगे। दोस्तों आपका क्या मानना है कि स्पिरिट सच में होती है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस एपिसोड से हमें जानने को मिला कि इविल शक्तियां सच में होती हैं, लेकिन सेयांस करा के जरूरी नहीं कि आप अपने लव्ड वन से ही बात करें। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई और स्पिरिट आ जाए जो कि आपको परेशान करने लगे, जैसा कि रेवरेंड के साथ हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में, जिसका नाम है द बीस्ट विद इन। दोस्तों इस एपिसोड में हमें बताया गया है कि वेयरवुल्फ सच में होते हैं या नहीं। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 5th सेंचुरी की कहानी बताई जाती है, जहां पेट्रिशियस नाम का एक आदमी आयरलैंड आया था और वहां पे बहुत ही ठंडा मौसम था, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। पेट्रिशियस एक मिशन पे था जहां वो ईश्वर के बारे में सबको बता रहा था और वो सभी को ईश्वर का फॉलोअर बनाना चाहता था। उस सेंचुरी में पेगन्स लोग रहा करते थे जो कि क्राइस्ट को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि वो किसी और चीज पे विश्वास करते थे और उनका मानना था कि वो सच में है। एक ऑसरी नाम का गाँव था जहाँ के लोग वुल्व्स की पूजा किया करते थे। पेट्रिशियस ने जब ये देखा तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों का कहना था कि वो वुल्व्स के अलावा किसी को नहीं पूजेंगे। उन लोगों ने पेट्रिशियस को बुरी तरह मारा और उसे जख्मी कर दिया, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक चमत्कार हुआ और वहाँ मौजूद कुछ लोग वेयरवुल्फ में तब्दील होने लगे, जो कि बाकी गाँव वालों पे हमला करके उन्हें कच्चा खा गए। मौका देख के पेट्रिशियस वहाँ से भाग निकला और उसने अपनी जान बचा ली, और ये वही पेट्रिशियस है जिन्हें आज हम सेंट पैट्रिक के नाम से जानते हैं। आज के ज़माने में हम लोग वेयरवुल्व्स को एक मॉन्स्टर की तरह मानते हैं, लेकिन 14th और 16th सेंचुरी में वेयरवुल्व्स असली में माने जाते थे और कई लोगों का कहना था कि वो सच में होते हैं। 1500s में एक सिटी थी जिसका नाम बेडबर्ग था और वहाँ पे कई सारे लोग अचानक गायब हो जाया करते थे। उन लोगों का मानना था कि ये काम किसी वेयरवुल्फ का है, इसीलिए वो रात को बहुत ही कम घूमा करते थे। उसी जगह पे जेंस और उसकी बेटी ग्रेटा रहा करते थे और ग्रेटा की माँ भी अचानक से गायब हो गई थी, जिससे उसे और उसके पिता को लग रहा था शायद वेयरवुल्फ ने उसे मारा होगा। तब से ही उसका पिता एक हंटर बन गया था और वो उस वेयरवुल्फ से टक्कर लेने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपनी बीवी की मौत का बदला उससे ले सके।
एक दिन ग्रेटा जब जंगलों में होती है तो उसका पिता उसे आके कहता है कि वो घर चले, तो यहाँ पे उसका अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं है। ग्रेटा अपने पिता को बताती है कि गांव में किसी के फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर मरे हुए मिले हैं और उन्हें लगता है कि ये काम किसी वेयरवुल्फ का है। उसका पिता उसे बताता है कि आज अमावस की रात है तो उन्हें अपने घरों में रहना होगा, वरना वो वेयरवुल्फ आके उन्हें मार डालेगा। दोस्तों, उस गांव के लोगों को लगता था कि कोई वेयरवुल्फ है जो कि उन पे नजर बनाए हुए है। कुछ लोगों का वहाँ पे ये भी मानना था कि वेयरवुल्फ सच में नहीं होते हैं। उन्हें लगता था ये कोई बीमारी है जिससे इंसान के शरीर पे ढेर सारे बाल उगाते हैं और उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जिससे वो जानवर की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ऐसी एक फोकलोर भी थी जहाँ पे इंसान वुल्फ में कन्वर्ट हो जाया करते थे। वो अपने सस्पेक्ट पर अटैक करते थे और उनका मांस खाते थे। ऐसे ही कई सारी टेल्स बनी थी जो कि बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाया करते थे। सभी लोगों को रेड राइडिंग हुड नाम की स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा। वो कहानी जो हमें बताई जाती है वो असली में बहुत ही ज्यादा ग्रूसम थी। ग्रेटा अपने पिता की बात नहीं मानती क्योंकि उसे उस वेयरवुल्फ को देखना था। वो लैंप लेके जंगल की ओर निकल जाती है उस वुल्फ को ढूंढने के लिए। तभी वो वेयरवुल्फ उसके सामने आके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एक लकड़ी तोड़ के उसके सीने में घुसा देती है, जिससे कि वो वहां से भाग जाता है। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां अब ग्रेटा बड़ी हो गई थी। वो अभी भी अपने पिता के साथ रहती थी जो कि उसका ख्याल रखा करते थे। 10 साल बाद भी ये लोग वेयरवुल्फ के डर में रहा करते थे। उनके टाउन का एक लीडर जिसका नाम पीटर था वो उनके हमेशा ख्याल रखा करता था। उनकी सेफ्टी के लिए वो उन्हें अपने घर में पनाह तक दे देता था। वो लोगों को बताता है कि उन्हें वेयरवुल्फ से बच के रहना है क्योंकि वेयरवुल्फ को डेविल ने बनाया है और वो उसके सर्वेंट्स हैं जो कि इंसान पे हमला करके उनका मांस खाने लगते हैं। उस दिन अमावस की रात होती है और ग्रेटा की दोस्त अपने आशिक से मिलने जाती है। वो लैंप लेके जंगल की ओर जाती है जहां उसका आशिक उसे मिलता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसके साथ यहाँ से भागना चाहती है क्योंकि टाउन वाले उनका प्यार नहीं समझेंगे और आज कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो ये अच्छा मौका है उनके साथ में भागने के लिए। वो लड़का उससे कहता है कि उसकी माँ अब बहुत ही बूढ़ी हो गई है और उनका ख्याल रखने के लिए और कोई मौजूद नहीं है, तो वो अपनी माँ को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। तभी उन्हें जंगल के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है जो कि दर्द में चिल्ला रहा था। वो कहता है कि मेरी मदद करो, और ये सुन के वो लड़का वहाँ पे जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन बहुत देर तक वो लड़का वापस नहीं आता, जिससे उस लड़की को चिंता होने लगती है। दोबारा उस आदमी की आवाज आने लगती है जो कि मदद के लिए पुकारता है, और वो लड़की जब लैंप लेके आगे जाती है तो वो पेड़ पे लटकी हुई अपने बॉयफ्रेंड की लाश पाती है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर वेयरवुल्फ का काम है, और तभी वो वुल्फ उस पे हमला कर देता है। जब सभी गांव वाले उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो लैंप लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वो उन दोनों की लाशों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। ग्रेटा का पिता देखता है कि वो लड़की अभी जिंदा है, और मरने से पहले वो लड़की उसे बताती है कि वो वेयरवुल्फ बात कर सकता है। ये कह के वो मर जाती है और सभी को पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ बोल भी सकता है। दोस्तों, सन 1764 और 1767 में फ्रांस में जो भी किलिंग्स हुआ करती थी वो इनएक्सप्लिकेबल थी। 3 साल में करीब 100 मौतें वहाँ पे हो चुकी थी, और किंग ने इसको मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने अपने एक मंत्री को तैयार किया वुल्फ्स का शिकार करने के लिए। कई महीनों तक वो मंत्री बीस्ट को ढूंढता रहा, लेकिन एक दिन जब वो बीस्ट उसे मिला तो उसने उसे गोली मारी, और वो सबको ये बात बताने लगा कि उसने बीस्ट को मार डाला है। जब वो उसकी बॉडी महल में लेकर आया तो उन्हें पता चला कि ये कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि ये कोई गॉड की ही क्रिएशन है, ना कि कोई डेविल की क्रिएशन। ग्रेटा के टाउन के लीडर ने उन दोनों बच्चों की मौत के बाद एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे उसने जंगल में कुछ हंटर्स को भेजा ताकि वो उस वेयरवुल्फ को हंट कर सके, और ग्रेटा के पिता से कहा कि वो चिंता ना करे, जब तक वो वापस नहीं आएगा वो ग्रेटा का ख्याल रखेगा। ग्रेटा का पिता इससे राजी हो गया और उसने अपनी बेटी से कहा कि वो अपना ख्याल रखे, वो बहुत जल्द उस बीस्ट को मार के वापस आ जाएगा। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं तो लीडर ग्रेटा से पूछता है कि अब भी उसे वो सपने आते हैं, तो ग्रेटा उसे बताती है कि जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था तब से ही वो सपने उसे आया करते हैं, और सपने में वो वेयरवुल्फ आके उस पे हमेशा अटैक करता है। वो ग्रेटा को अपने घर में ले जाता है और उससे कहता है कि वो इस मोमेंट का 10 साल से इंतजार कर रहा था। ये सुन के ग्रेटा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो लीडर अपने ग्लव्स हटाता है, जहाँ ग्रेटा देखती है कि उसके हाथ पे वो निशान है, और 10 साल पहले उसने वेयरवुल्फ को भी उसी हाथ पे मारा था। ये देख के वो समझ जाती है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि यही था, जो कि वेयरवुल्फ का भेष लेके लोगों को मारा करता था। इधर ग्रेटा के पिता और सबको एक वुल्फ मिलता है जिसे वो मार डालते हैं, और जब वो उसके पॉज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नॉर्मल वुल्फ था। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वेयरवुल्फ कौन है। इधर वो लीडर ग्रेटा को अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पे उसने कई सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी, और वहीं पे वो उनकी बॉडीज को पका के खाया करता था। वो ग्रेटा से कहता है कि वो उसकी पहली विक्टिम है जो कि आजाद हो गई थी, और अब वक्त आ गया है बदला लेने का। वो उसे भी बाकियों की तरह मार डालेगा और उसके बाद उसका मांस खाएगा। वो एक एक्स से उसका हाथ काटने जाता है, लेकिन ग्रेटा एक खोपड़ी उठा के उसके सर पे मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और ग्रेटा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे ग्रेटा का पिता आ जाता है, जिसने ये भाप लिया था कि वहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है।
वो लीडर को बुरी तरह पीटता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो अपनी बेटी को संभालता है और उसे शांत कराता है। गांव वाले लीडर को दबोच लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वेयरवुल्फ सच में नहीं होते, बल्कि यही था जो सालों साल से लोगों को मार रहा था। दोस्तों न्यूयॉर्क समर 1977 में लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वहां पे एक किलर बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था जिसका नाम था द 44 कैलिबर किलर, और वो अपने गन से रैंडम लोगों को स्ट्रीट्स पे मार दिया करता था। वो मेनली वुमेन्स को मारता है जिनके डार्क हेयर हुआ करते थे। उसने पुलिस को लेटर भी लिखा था कि अगर उनमें दम है तो वो उसे पकड़ के दिखाएं, और उसके नीचे उसने अपना इनिशियल लिखा था सन ऑफ सैंस। ये देख के पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी लेकिन वो उस कातिल को पकड़ नहीं पाए। एक साल बाद डेविड बेरकोविट्ज नाम का आदमी पकड़ा गया जो कि वो कातिल था जिसने उन सारी वुमेन्स को मारा था। जब उससे क्वेश्चन किया गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि डेविल ने उसे कहा था ये सब करने के लिए। वो अपने आप को एक डॉग मानता था जो कि उसके नेबर सैम का पेट था और उसी के नाम से उसने लिखा था सन ऑफ सैम। डेविड एक पोस्टल वर्कर था जो कि ब्रॉन्क्स में काम करता था और लोग उसे देख के हैरान हो गए थे और लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। ऐसे ही क्रेटा के गाँव के लोग बहुत ही हैरान हो गए थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका लीडर उनका सेवियर है, लेकिन वही उनके लोगों का कातिल निकला था। उन लोगों ने उसे बीच चौराहे पे बांध दिया और उस पे कोड़े बरसाए, और जब उससे पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है तो उसने बताया कि उसने डेविल को अपनी सोल एक्सचेंज करी है और बदले में एक वेयरवुल्फ की सोल उससे ले ली है। वो जो भी कर रहा था वो सब डेविल ने उसे कहा था करने के लिए। पहले वो भेड़ बकरियों का मांस खा के जिंदा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ने लगी और वो इंसानों पे आ गया, इसीलिए वो इंसान मार के खाने लगा और पिछले 10 साल से वो इंसानों को मार के खाता आ रहा है और आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। गांव वालों ने तुरंत उसे वहीं पे मारने का फैसला किया। उन लोगों ने उसे एक पहिए से बांध दिया और उसके बाद पीट पीट के उसके हाथ और पैर तोड़ डाले। उसके बाद उन्होंने उसका सर काटा और उसे एक लकड़ी में गाड़ दिया और उसके ठीक नीचे उन्होंने एक वुल्फ का सर भी गाड़ा था ताकि लोगों को पता चल सके कि उसकी सजा क्या थी। दोस्तों पहले जमाने में सजा जो दी जाती थी वो लोगों के सामने चौराहे पे दी जाती थी ताकि सब लोगों को सजा देखकर समझ सके कि उन्हें गुनाह नहीं करना है। 1937 पेरिस में एक आदमी था जिसका नाम यूजीन था और उसने 6 लोगों को मारा था जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया था। उसको लोगों के सामने ही सजा देने का फैसला किया गया और इस न्यूज की खबर बहुत ही सारे न्यूज़पेपर में आई थी। पूरी दुनिया से लोग आए थे ये देखने के लिए कि आखिर वो लोग कैसे सजा देते हैं। उसे पब्लिक में लाया गया और उसका सर काट दिया गया जिसे देख के सभी लोग हैरान हो गए। एक औरत ने उसके शरीर से बहते खून में अपना हैंकरचीफ डुबाया था ताकि वो उसे एज अ मोमेंटो अपने पास रख सके। धीरे धीरे इन लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बना लिया था, इसीलिए ऑफिशियल्स ने फैसला किया कि अब से वो प्रिजन में ही ये सब करेंगे और वो रोड पे किसी को भी सजा नहीं देंगे। इस एग्जीक्यूशन की वीडियो आज भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी और इस वीडियो को करीब 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दोस्तों बीस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, इंसान के अंदर ही बीस्ट मौजूद है जो कि सबसे खतरनाक है। पहले जमाने में इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, इसीलिए लोग किसी की कही बातों पे भी विश्वास कर लेते थे। मानो कि किसी ने कहा कि उसने वेयरवुल्फ को देखा है तो लोग मान लेते थे कि उसने वेयरवुल्फ को देखा होगा, हालांकि असली में कोई वेयरवुल्फ होते ही नहीं है। आज के जमाने के लोग काफी एडवांस हो गए हैं और वो सब कुछ जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में जिसका नाम है अनबॉक्स्ड। दोस्तों ये एपिसोड सच्ची घटना पे आधारित है जिसमें एक शापित डॉल की कहानी बताई गई है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड के बारे में बताया जाता है। ये आइलैंड साउथ मेक्सिको सिटी में है और इसकी एक डिस्टर्बिंग हिस्ट्री है। इस आइलैंड का नाम है आइलैंड ऑफ डॉल्स। सन 1950 में डॉन जूलियन नाम के एक बंदे ने अपनी फैमिली को अबैंडन कर दिया था और वो हमेशा के लिए एक आइलैंड पे रहने के लिए चला गया था। कई सालों तक जूलियन वहीं पे रहा और उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक दिन अचानक उसके होश उड़ गए क्योंकि उसने नदी में एक लड़की की बॉडी को देखा जो कि डूब के मर चुकी थी। उससे डॉन के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ा जिससे कि उसे लगने लगा कि शायद उस लड़की की आत्मा उसे हॉन्ट कर रही है। वो जहाँ जाता था वो लड़की की आत्मा उसे दिखा करती थी और कभी कभार जब वो खिड़की से बाहर देखता था तो वो उस आत्मा को अपने सामने पाता था। उसे लगता था कि ये कर्ज है उसकी फैमिली को उसे छोड़ने का। उसे उस लड़की की लाश के पास एक डॉल भी मिली थी जिसे उसने अपने पास रख लिया था और उसे लगता था कि शायद उस डॉल में उस लड़की की आत्मा मौजूद है। उसने उस डॉल को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और वो उस डॉल का हमेशा ख्याल रखा करता था। वो मेनलैंड्स में जाता था उन डॉल्स को ढूंढने के लिए और उन डॉल्स को लाके वो पेड़ों पे टांग दिया करता था जो कि एक ऑफरिंग की तरह थी ताकि वो स्पिरिट उसे परेशान ना करे। उसे डॉल्स अपनी प्रोटेक्टर लगती थी और उन्हें लगता था कि वो जिंदा हैं और उसे प्रोटेक्ट करती हैं। वो सालों तक उन डॉल्स को इकट्ठा करता रहा और वो काफी बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो डॉल्स को हमेशा लाया करता था। एक दिन अचानक वो उसी पानी में डूब के मर गया, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे उस
लड़की की लाश उसे मिली थी। दोस्तों कुछ इंसान की जिंदगी में डॉल्स बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि वो काफी अकेले होते हैं और डॉल्स के अलावा उनका कोई नहीं होता। डॉल्स बच्चों के वो दोस्त होते हैं जो कि बचपन में उनका साथ देते हैं और बच्चे डॉल्स पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो कि डॉल्स से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनकी आंखें एक इंसान की तरह होती हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें घूर रही हैं। डॉल्स एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि उसके ऊपर हैं और उनके अंदर जरूर कोई ना कोई पावर होती है। सन 1904 में की वेस्ट फ्लोरिडा में थॉमस और मिनी ऑटो अपने बेटे जीन के साथ रहा करते थे। जीन बहुत ही ज्यादा शांत लड़का था और वो किसी से बातें नहीं किया करता था। वो सारा टाइम अकेले ही अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता था। उसके पड़ोसी उसे एक ऑड चाइल्ड बुलाया करते थे, क्योंकि वो उनके बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था और वो अकेला रहता था। जीन एक स्कल्पचर उठाता है जिससे उसके पिता उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं, जो उसे कहते हैं कि ये स्कल्पचर बहुत ही महंगा है तो वो इनसे ना खेले। उसके पास कई सारे टॉयज हैं तो वो उनके साथ खेले, और वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद थॉमस की आंट उसके बेटे के लिए एक तोहफा भेजती है जो कि वो जर्मनी से उसके लिए लेकर आई थी। जब वो लोग उस पैकेट को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक डॉल है। उसके आंट ने उसके बेटे के लिए डॉल इसीलिए भेजी थी ताकि वो उसका दोस्त बन सके, क्योंकि बाहर दुनिया में उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था। उन लोगों ने उस डॉल को देखा और उसका नाम उन्होंने रॉबर्ट रखा। जीन पूरा टाइम ही उस डॉल के साथ ही एटिक में खेला करता था। एक रात को उसकी माँ उसे देखने आई थी कि वो सो रहा है या नहीं, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा रॉबर्ट के साथ सो रहा है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे भी जीन रॉबर्ट को अपने साथ लाया था और उसके लिए उसने एक सेपरेट टेबल रखी हुई थी। जीन के पिता उससे कहते हैं कि आखिर वो ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है, वो सिर्फ एक डॉल है तो वो उसे इंसान की तरह ट्रीट ना करे। ये सुन के उसकी बीवी उससे कहती है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, उनके बेटे का बहुत दिनों बाद एक दोस्त बना है तो वो उसके साथ उसे रहने दे। ये सुन के उसके पिता उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाता है। थॉमस जब ऑफिस गया होता है तो अचानक उसकी बीवी को ऊपर से थॉमस की आवाज आती है। वो आवाज जीन के रूम से आ रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वो ऑफिस नहीं गया है और वो अपने बेटे के साथ वक्त बिता रहा है। जब वो ऊपर जाती है तो अचानक वो आवाज बंद हो जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो जीन को देखती है जो कि उस डॉल से बातें कर रहा था। ये देख के वो जीन से पूछती है कि उसके पिता की आवाज ऊपर से कैसे आ रही थी, तो वो उससे कहता है कि उसके पिता यहाँ मौजूद ही नहीं है। ये सुन के उसकी माँ काफी हैरान हो जाती है और वो डॉल को शक की निगाहों से देखती है। रात को थॉमस जब काम कर रहा होता है तो अचानक उसे ऊपर से किसी बच्चे के भागने की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद वो जीन है तो वो उससे चिल्ला के कहता है कि वो ऊपर भागा दौड़ी ना करे। तभी वो आवाज उसे फिर से आती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और जब वो वहाँ पे जाना चाहता है तो वो अपने सामने जीन को देखता है जो कि सोफे पे सो रहा था। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वो डॉल है जो कि भाग रहा है। वो जीन की माँ को इस बारे में बताता है और उन्हें उनके बेटे की चिंता होने लगती है। अगली सुबह जीन की माँ उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो अपने पिता को परेशान क्यों करता है। जीन उससे कहता है कि कल रात को वो नहीं बल्कि रॉबर्ट भाग रहा था और जो भी यहाँ पे आवाजें आती हैं वो रॉबर्ट ही निकालता है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो नॉन लिविंग थिंग है और वो एक डॉल है। तो जीन उससे कहता है कि रॉबर्ट सिर्फ उससे ही बातें करता है और वो एक जिंदा डॉल है जो कि यहाँ पे रह रहा है। ये सुन के उसके माता पिता को लगता है कि शायद उनका बेटा पागल हो गया है। वो उसे डांटते हैं तो जीन उससे कहता है कि रॉबर्ट को ये बात पसंद नहीं कि वो लोग उसे डांटे। दोस्तों अब डॉल्स के बारे में बात हो रही है तो 1950 में एक अमेरिका में बहुत बड़ा शो हुआ था जिसमें एडगर बर्गन नाम के एक फेमस कॉमेडियन ने वेंट्रिलोक्विस्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे वो अपने डॉल चार्ली के साथ एक्ट परफॉर्म किया करते थे। वो शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि सबको चार्ली से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। जहाँ कुछ लोग उसे पसंद किया करते थे वहीं कुछ लोगों के लिए वो काफी अनसेटलिंग था। ये लोगों का मानना था कि चार्ली की जो आवाज है वो वॉइस ऑफ डेड से आती है, यानी मुर्दे लोग उसके अंदर आके उस डॉल को जिंदा कर देते हैं। कुछ लोग डॉल से डरा भी करते थे और उनका मानना था कि स्पिरिट्स उनके अंदर आ जाती हैं। मैन और डॉल का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अनकैनी था, जो कि काफी सारे लोगों को काफी अनसेटलिंग और डिस्टर्बिंग लगता था। जब एडगर की मौत हुई तो उसकी डॉटर ने एक इंटरव्यू में एक डिस्टर्बिंग डिटेल के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पिता का डॉल चार्ली उनके फैमिली का एक मेंबर था और उसके पिता उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो उनका बच्चा हो। बचपन में उसके पिता ने उससे कहा था कि ये उसका भाई है, इसीलिए वो उसे हमेशा अपना सिबलिंग माना करती थी। दोस्तों ये कहानी अमेरिका के बहुत सारे न्यूज चैनल में दिखाई गई, जिससे वहाँ पे सभी लोग डॉल से काफी डरने लगे थे। सन 1906 में आंट ब्रिजेट फ्लोरिडा आई जीन से मिलने के लिए, क्योंकि उसके माता पिता ने उन्हें वहाँ पे बुलाया था। उनका कहना था कि जीन का रिलेशनशिप उस डॉल के साथ कुछ ज्यादा ही गहरा होता जा रहा है और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनका बेटा पागल ना हो जाए। आंटी सुन के बाइबल निकालती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे रह के उस डॉल पे नजर रखेगी। थॉमस और ब्रिजेट चाहते थे कि वो रॉबर्ट द डॉल को वहाँ से हटा दें, लेकिन जीन की माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खुश थी कि उसका बेटा का एक नया दोस्त बना है।
उन सभी ने मिलकर उस डॉल को कास्केट में डाल दिया और कील से उसे ढक दिया। उसके बाद उन्होंने उसे एटिक में बंद कर दिया। उसके बाद से ही चीजें वहाँ पे काफी बुरी होने लगी। एक दिन जीन की माँ ने आंट को पुकारा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और जब वो उनके रूम में गई तो उन्हें वहाँ पे उनकी लाश मिली। ये देख के वो काफी घबरा गई और वो तुरंत अपने बेटे जीन के रूम में गई, जहाँ पे उसने रॉबर्ट द डॉल को देखा जो कि उसके साइड में बैठा हुआ था। ये देख के उसे पता चल गया कि उस डॉल में कोई ना कोई आत्मा जरूर मौजूद है। दोस्तों डॉल में ऐसा क्या होता है जो कि उसे जिंदा कर देता है? फ्रांसिस गेस्लर नी नाम की एक लेडी थी जो कि डॉल्स को बनाया करती थी। वो उस डॉल्स को बना के उन्हें जान से मार दिया करती थी और फॉरेंसिक साइंस मिनिएचर में उसका काफी इस्तेमाल किया जाता था। वो उन डॉल्स को मारती थी और सारे डेथ को एक्सप्लेन करती थी, जिससे कि एक्सप्लेन हो सके कि आखिर वहाँ पे मर्डर्स कैसे हुए थे। ये तरीका काफी प्रचलित हुआ था और आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्राइम सीन को अच्छे से पता लगा सकें। आंट ब्रिजट की मौत का कारण एक स्ट्रोक बताया गया, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं कर रहा था कि उन्हें स्ट्रोक आया होगा। सबको लग रहा था कि शायद रॉबर्ट ने ही उनकी जान ली है। जीन की माँ उससे पूछती है कि आखिर रॉबर्ट उस कास्केट से बाहर कैसे आया, तो जीन उससे कहता है कि रॉबर्ट के पास पावर्स है और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जब वो लोग उसकी तरफ नहीं देखते तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो बिल्कुल इंसान की तरह एक्ट करता है। ये सुन के उसकी माँ हैरान हो गई और उसने सोचा कि वो रॉबर्ट के साथ उसे रहने नहीं दे सकती, इसीलिए उसने जीन को हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया ताकि वो वहाँ पे जाके रॉबर्ट को पूरी तरह भूल सके। जब वहाँ से किया तो रॉबर्ट को उन लोगों ने बॉक्स में बंद करके एटिक में बंद कर दिया। 24 साल बाद रॉबर्ट अपनी माँ से वापस मिलने आया, जो अब एक पेंटर बन गया था और वो अपनी बीवी के साथ यूरोप में रहता था। उसका पिता थॉमस मर चुका था और उसकी माँ अब जिंदा बची थी। जब थॉमस उसके पास आता है तो उसे देख के वो रोने लगती है और उसकी बीवी को देख के वो उससे बातें करती है और उससे कहती है कि वो सतर्क रहे। वो उसे बताती है कि उसका बेटा यहाँ पे आ गया है तो वो डॉल जरूर अपने आप को छुड़ा लेगा और वो उसके बचपन का दोस्त है तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। वो उससे कहती है कि वो जीन को रॉबर्ट द डॉल से दूर रखे, क्योंकि अगर वो उसके पास आया तो वो जीन को पोजेस कर लेगा। उसकी बहू को ये सारी बातें अजीब लगती हैं और वो उस पर विश्वास नहीं करती। वो उससे कहती है कि उसके मरने के बाद वो लोग इस घर को छोड़ के चले जाएं और कभी भी इस घर को मुड़ के दोबारा ना देखें। कुछ दिनों बाद जीन की माँ की भी मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद वो कपल फैसला करते हैं उसी घर में रहने का। अपनी माँ के मरने के बाद जीन उस डॉल को बाहर निकालता है और उसके साथ एटिक में खेलने लगता है। उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है कि मानो कि वो 25 साल से उसका इंतजार कर रहा हो। वो उसे इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो सारा दिन उसके साथ वक्त बिताता है। एक दिन एन जब खाना बनाने के लिए चाकू निकालने जाती है तो वो देखती है कि उसके ड्रॉर से चाकू गायब है। तभी उसकी नजर रॉबर्ट द डॉल पे पड़ती है जिसके साइड में वो चाकू पड़ा हुआ था। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि घर में कोई नहीं है तो इसने ये चाकू यहाँ से कैसे निकाला। तभी उसे दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पे जाती है और अचानक वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे उस डॉल के फुटस्टेप आते हैं जो कि उसके सामने दौड़ रहा था और ये देख के वो काफी डर जाती है और उसे पता चलता है कि जीन की माँ सच बोल रही थी। वो डॉल उसे मारना चाहता है लेकिन तभी जीन वहाँ पे आ जाता है, जिससे कि वो दूर चला जाता है। और जब एन वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि डॉल वहाँ से गायब हो गया है। रात को एन जीन को ये बताना चाहती है कि आखिर उस डॉल ने उसके साथ क्या करने की कोशिश करी, लेकिन वो जीन को देखती है जो कि उस डॉल को ही घूर रहा था। वो उसे ये बात नहीं बताती और वो दोनों सो जाते हैं। रात को जीन उठती है जब उसका पति सो रहा होता है और रॉबर्ट को उठा के वो बाहर पार्क में ले जाती है उसे जलाने के लिए। वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालती है और उसे आग से जला देती है और अपनी आंखों के सामने वो देखती है कि वो डॉल पूरी तरह नष्ट हो गई है। अगली सुबह जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि उसका पति ब्रेकफास्ट कर रहा है और उसके साइड में रॉबर्ट द डॉल मौजूद है जो कि बिल्कुल सही सलामत है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। जीन उससे कहता है कि रॉबर्ट ने उसे बताया कि कल रात उसने उसके साथ क्या किया था, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया है तो वो आइंदा ऐसी हरकत दोबारा ना करे। दोस्तों सालों साल जीन उस रॉबर्ट द डॉल के साथ रहता आया और उस घर में कई सारी स्केरी इवेंट्स हुए जिससे उनके पड़ोसी काफी डरा करते थे। उनके पड़ोसियों का कहना था कि कई बार उन्होंने रॉबर्ट द डॉल को देखा था जो कि उन्हें खिड़की से घूरा करता था। उसने उस घर को पूरी तरह हॉन्ट कर दिया था और काफी लोगों को उसने परेशान करके रखा था। आखिरकार सबने फैसला किया और उसे एक म्यूजियम में रख दिया गया जहाँ पे वो टूरिस्ट का अट्रैक्शन बन गया और लोगों का मानना था कि वो अब भी जिंदा है। जब भी कोई उस म्यूजियम में जाता है तो रॉबर्ट द डॉल उन्हें घूरता है और अगर कोई भी उसकी फोटो लेना चाहता है तो उन्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और बिना परमिशन के अगर किसी ने उसकी फोटो ली तो वो उन्हें बहुत ही बुरी चीजें करता है। फिर हम कुछ लोगों के लेटर्स को देखते हैं जिसमें उन्होंने रॉबर्ट को सॉरी लिखा था क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट के साथ फोटोज ली थी और उसने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जो सच्ची घटना पे आधारित थी और ये बिल्कुल सच कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ लोर सीजन 1 आज खत्म होता है। इसका सीजन 2 हम बहुत ही जल्दी लाएंगे और कमेंट में बताएं कि आपको कब चाहिए।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।